नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं। तो यहां से आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं यहां से एमसीक्यूज के। तो ये छठा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही शेयर करते रहिए। हम दिन रात आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट बना कर रखिए, क्योंकि आपके ही खातिर जो मेरा एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, एमएससी और ओ लेवल का भी, मेरा भी एग्ज़ाम इसी मंथ में लगा हुआ है। 23 मार्च को मेरा ओ लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसके बाद 12 तारीख से फ्रेंड्स मेरा एमएससी का एग्ज़ाम है। मैं भी दुविधा में हूँ फ्रेंड्स कि मेरा देखिए एसटीएस का एग्ज़ाम मैं दे पाता हूँ कि नहीं। इसलिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक ही डेट को मेरा एग्ज़ाम ना लगे, नहीं तो फ्रेंड्स मुझे एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा एमएससी का इस एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को अब आप वीडियो के ऊपर ले चलते हैं, आपको करके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर का क्या कारण है? तो जो इसका मुख्य कारण है फ्रेंड्स, 6 जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। जन्म के समय नवजात का वजन कम होता है, डायरियल रोग होता है और उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों चारों कारण है फ्रेंड्स, ये उच्च शिशु मृत्यु दर का कारण है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक मात्रा में खसेरी दाल के उपयोग के कारण होती है? तो जो लेथाइरिज्म होती है, यह बीमारी आपको अधिक दाल खाने से होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सार्स का पूरा नाम क्या है? तो जो सार्स का फुल फॉर्म मतलब फ्रेंड्स, सर्विस एक्यूरेट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। इसको भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्स, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो जो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, आपको याद रख के एग्जाम में जाना है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सार्स एक है। तो सार्स एक वायरल संक्रमण का नाम है, यहाँ से भी आपको नोट डाउन कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्स को फैलने से रोकने की सबसे प्रभावी विधि है? तो जो मरीज को अलग अलग अगर हम रखेंगे तो सार्स के जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मरीज से हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखना चाहिए। अगर एक मरीज इस टाइप में है तो उसके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर तब हमको मरीजों को रखना चाहिए। इससे हम सार्स नाम के वायरस को मरीजों में फैलने से रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अस्पताल के लिए अपशिष्ट में शामिल मानव ऊतकों या बॉडी पार्ट को किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो जो पीला रंग का बैग होता है फ्रेंड्स, उसी में मानव ऊतकों और बॉडी की पार्ट को डाला जाता है। तो यहाँ से आपका पीला रंग का जो बैग है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। निम्नलिखित में से किस रंग का बैग हॉस्पिटल वेज मैनेजमेंट हेतु नहीं पाया जाता? तो फिर सफ़ेद रंग का आपका कोई भी जो बैग होता है वह हॉस्पिटल में नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। एसटीएस के एग्जाम के लिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग होता है? तो जो जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है फ्रेंड्स, उसके लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग होता है। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन नोट डाउन इम्पोर्टेंट है, कर लेना है। डायरिया की रोकथाम का क्या उपाय है? तो व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय सुरक्षा, खाने को गंदगी से बचाना, बच्चे को बॉटल से दूध नहीं पिलाना, ये सभी जो लक्षण है फ्रेंड्स डायरिया के रोकथाम के प्रमुख उपाय है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी वाला हो जाएगा। डायरिया आपके सिलेबस में भी है और इसको मैंने थ्योरी में कवर भी कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे थ्योरीज के वीडियो को देख सकते हैं। ऑप्थेल्मिया न्यूरेटियम किसका संक्रमण है? तो जो ये आँख में होता है फ्रेंड्स, ये आँख का संक्रमण है। तो इसको यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है। डायरिया के लिए मुख्यतः कौन सा रोगाणु जिम्मेदार होता है? तो ई पॉइंट कोली जो जीवाणु होता है वह डायरिया के लिए मुख्य जिम्मेदार होता है। तो इस रोगाणु को भी आपको याद करने रहा है, ई डॉट कोली, यह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एनीमिया में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है? तो जो थैलेसीमिया होता है इसी के लिए एनीमिया में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बच्चों में पाई जाने वाली अचानक असामान्य इनवॉल्टरी रिस्पिटेटिव उद्देश्यहीन गतिविधि कहलाती है? तो जो आपकी टाइक होती है वो बच्चे में पाई जाने वाली अचानक और असामान्य जो उद्देश्यहीन गतिविधि होती है, इसे ही टाइक कहते हैं। तो यहाँ से आपको बी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का सबसे प्रमुख कौन सा है? तो जो हीमोफीलिया ए होता है वह हीमोफीलिया में सबसे प्रमुख होता है। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि होम हीमोफीलिया के कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ से जो हीमोफीलिया ए नाम का होता है वो सबसे प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओरल मोनोलिसिस मुख्य तौर पर किस प्रकार का संक्रमण है? जो फंगल होते हैं फ्रेंड्स यही ओरल मोनोलिसिस के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको फंगल यहाँ से राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एविडेंस है? तो माता एवं पिता की स्वयं अपेयरेंस पर ध्यान नहीं देना, इसलिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एविडेंस बन जाता है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। फीमेल पेल्विस में कितनी बोन्स होती हैं? तो यहाँ पर जो फीमेल पेल्विस होती है यहाँ पर फिर 4 बोन्स होती हैं। तो आपका यहाँ से राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। प्रीमिग्रेविडा में प्रसव की द्वितीय अवस्था की अवधि होती है। तो जो 2 घंटे प्रयुक्त होती है यहाँ पर मुख्य होता है, इसलिए 2 घंटे आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला जिसने कभी भी जीवित बच्चे को जन्म देने की अवस्था तक प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं किया है उसे कहते हैं। तो न्यूली पैरा नाम का एक होता है जिसे महिला ने कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया होता है, तब उस वक्त उसे न्यूफीलिया कहा जाता है, न्यूली पैरा कहा जाता है। अंटेनेटल पीरियड के दौरान कौन से रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं? तो यहाँ से फिर जो मेरा वॉइस है आपको थोड़ा क्लियर कम आ रहा होगा क्योंकि फिर मुझे जुकाम हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कोऑपरेट कर लीजिएगा, आगे आपको सही से वॉइस मिल पाएगी, मैं प्रयास करूंगा। तो यहाँ से जो रक्त की जांच जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी रक्त समूह इत्यादि, कंप्लीट यूरिन एक्सप्लानेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सभी उपरोक्त इस पीरियड के दौरान होते हैं। तो आपका यहाँ से राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया क्या है? तो जो एगोराफोबिया होता है वो सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा दोस्तों। फोबिया के इलाज में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले बिहेवियर थेरेपी है। तो यहाँ पे फ्लोडिंग एंड सिस्टमेटिक डेस्टिनेशन जो होता है फ्रेंड्स, यह दोनों मुख्य प्रकार से इस इलाज के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और बी दोनों यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मनोरोगियों से सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो एनएक्सटी जो होता है वो मनोरोगियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यही लक्षण मनोरोगियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर जो आपका बी वाला हो जाएगा। एनएक्सटी के उपचार में काम आने वाले सबसे कॉमन दवा है। तो यहाँ से जो बेंजोडाइजीपिन्स नाम की एक दवा होती है, ये एनएक्सटी के उपचार में सबसे कॉमन दवा है, इसे ही पहले यूज किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, क्योंकि अगर आप सीनियर हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस दवा का इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ से आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। एक मरीज अकारण ही बार बार अपने हाथ धोता है, मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो जो ओसीडी नाम का बीमारी है फ्रेंड्स वह उसको है, क्योंकि वो बार बार ध्यान नहीं कर पा रहा है, इसलिए बार बार अपने हाथ पैरों को धो रहा है। तो इसलिए उसे जो ओसीडी नाम की बीमारी हो सकती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं आगे के वीडियोज में, और मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूँगा जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे हम आपका प्यार सपोर्ट हमारे चैनल और हमारे वीडियोज़ पर बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।